औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से जो बहुत में मर्सीफुल हैं। वही सबको इज़्ज़त देते हैं और वही सबको ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं। आशिकान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाह टीवी ह्यूस्टन से हमेशा की तरह आज फिर आपका खादिम पाकिस्तान और गुलाम रसूल जान शाइक आपका प्रोग्राम हालात हाज़रा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, अक्सर और पेशतर आपने सुना होगा कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पाकिस्तान एक ऐसा चिराग है, एक ऐसा घर है जिसको रोज़ उसको चिराग आग लगाते रहते हैं। पता नहीं चलता कि इस घर को कौन आग लगा गया, कब लगा गया, कहाँ लगा गया, कौन पत्ता ले गया, कौन कत्ल करा गया, किस मुल्क की राह ने आके क्या उड़ा दिया, किस मुल्क की इंटेलिजेंस ने CIA ने आके क्या कर दिया। हम यही कहना जानते हैं CIA ने करवा दिया, मसाद ने करवा दिया, राह ने कर दिया। देखने की बात तो ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी इंटेलिजेंस पाकिस्तान की ISI है, जिससे CIA भी घबराती है और इसको तोड़ने के लिए हमारी PP ने पूरी कोशिश की थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। भत्ते के नाम पर लोगों ने बहुत कुछ कमाया। अब इल्ताफ़ हुसैन को देखिए, पहले वो पैदल था, फिर भत्ते के चक्कर में MKM और भत्ते के चक्कर में वो सुजुकी पे आया, फिर वो पजेरो पे आया, फिर उससे लंदन का पासपोर्ट मिला। भत्ते की बरकतें हैं, ये तो MKM की बरकतें हैं, वरना इल्ताफ़ हुसैन एक गरीब घर का लड़का कहाँ से कहाँ पहुँचा। ना सिर्फ ये नाजरीन, यहाँ पर हमारे कप्तान को ले लीजिए, तब्दीली के नाम पर, जाली इलेक्शन के नाम पर खरबों रुपए पाकिस्तान के बर्बाद करवा दिए। डांसेस हुए वहाँ, मैं आपको यहाँ कहा करता था कि मुजरा होता है वहाँ पर, वो बहुत से और लोग भी कहते थे वहाँ मुजरा होता है, लड़कियाँ जाती थी। उस टोटल गेम के अंदर से ना तो तारुल कादरी साहब ने कुछ किया और ना ही इमरान खान ने। तारुल कादरी साहब तो ऐसे धुम दबा के भागे कि उनका आज तक पता भी नहीं कहाँ है, जिंदा हैं या मर गए। ह्यूस्टन में आए थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बहुत से लोगों को बनाया, कुछ पैसे भी इकट्ठे किए होंगे और फिर एक टेलीविजन वाले को इंटरव्यू दिया जहाँ जिसको कुछ जानता है न पहचानता है, और गायब हो गए। ये टीवी वाले भी अजीब हैं। न्यूयॉर्क में जॉब खुश जाती है, एक चैनल से कहते हैं हम आपको ऐड दिलाएंगे, हमें दे दो, हम वहाँ का लोकल करेंगे जाके। यहाँ से 4 लोगों को इकट्ठा करते हैं, 2 पागल लड़कियों को इकट्ठा किया जिनको कोई सुनता नहीं था, जो हर वक्त खुजली करती रहती थी और उनको कुछ होता नहीं था। वो आ गई और रेडियो पे टेलीविजन में इंटरव्यू लेने फुर्ती, एक पागल से शख्स को लिया, उससे इंटरव्यू करवाने शुरू कर दी। वो देख के ऐसे लगता है बच्चे डराने के लिए बुला लिया किसी को। अरे यार, खुदा के वास्ते पाकिस्तान के रेडियो टेलीविजन को बदनाम मत करो। यहाँ तो ऐसे ऐसे रेडियो वाले हैं कि जब वो बोलते हैं तो खुदा की कसम, अज़ैड बुखारी साहब अगर आज जिंदा होते तो इन बाप बेटे की ज़बान को काट के दोज़ख में जला देते। ना तो उन्हें बोलना आता है ना। हमारी अपनी एक तहजीब है, हमारी अपनी एक पहचान है, हमारी अपनी एक ज़ुबान है। ये क्या वजह है कि हम दूसरों का म्यूज़िक बजाते हैं? एक भी स्टेशन ऐसा है ह्यूस्टन में जो ये कहे, मेरे स्टेशन के अलावा, ये मेरे प्रोग्राम के अलावा, जो ये कहे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, नाक खुजला के यूँ करके पैसे कमा गए, सर जी कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, ये हूँ, पहुँच जाते हैं वहाँ पर पैसे लेने के लिए और फिर रेडियो पे कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में। जो बेगैरत ये कहता हो कि हमारे हिंदू धर्म में, उससे आप क्या तवक्को रख सकते हैं? जिसने अपने बच्चे के मरने से पैसे कमा के गाड़ियाँ और घर खरीदे हों, उससे आप क्या तवक्को रख सकते हैं? लेकिन अल्लाह तबारक ताला देते हैं। बात चली थी इमरान खान से। इमरान खान ने जो बेड़ा गर्क पाकिस्तान का किया है, जो तबाही उस शख्स ने फैलाई है, खरबों का नुकसान जो पाकिस्तान को पहुंचाया है, आप जानते हैं वो क्या कहा करता था? लीजिए मुलाजा फरमाइए, छोटी सी कटिंग में दिखाता हूं और उसके बाद में प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ूंगा। देखिए और फिर खुद ही फैसला कीजिए। हमने यहां से नहीं जाना, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। पीछे नहीं हटने लगे नवाज शरीफ तुम्हारे इस्तीफे लेने से पहले।
हम किसी सूरत इस धरने से नहीं उठेंगे। इसलिए मैं अपना दिल जलाने लगा हूं। इंशाल्लाह ये हम जंग जीतेंगे, बल्कि जंग तकरीबन जीत चुके हैं। हमने आजादी लिए बगैर नहीं जाना। इमरान खान यहां से कभी जाने नहीं लगा जब तक तुम इस्तीफा नहीं देते। सिविल नाफरमानी करेंगे, बिल नहीं देंगे, बिजली के बिल नहीं देंगे, शायद तरसों तक मैच ही खत्म हो जाए। मुखालिफ की गर्दन मेरे हाथ में आ गई है, वो आ गई है। जितनी भी देर लगी मैं रहूंगा। मैं आपको बड़ी खुशखबर सुनाना चाहता हूं। नहीं, अभी नवाज नहीं किया, वो जाने वाला है। हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। नया पाकिस्तान बनने वाला है। कप्तान इसी जेल के अंदर रहेगा। अब कोई कमेटी नहीं है, इस्तीफा दो और जाओ इलेक्शन करवाओ। आपको तो अपने कप्तान पे भरोसा था। नया पाकिस्तान बनेगा तो शादी करूंगा। बड़ी मुबारक हो, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ये उतनी बड़ी तहरीक होगी जितनी तहरीक पाकिस्तान थी। टोल टैक्स ना दे, जीएसटी ना दे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं हमेशा अपनी कौम से सच बोलूंगा। जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, हमें धरना खत्म करना पड़ेगा। कैसे ऑपोजिशन बन के दिखाएंगे? हमने तो इस्तीफे दे दिए थे, आपके सामने सारों ने असेंबली में जाके दिए थे, वो मंजूर इन्होंने नहीं किए। तो इसका मतलब कि वो असेंबली में, हम असेंबली के मेंबर्स हैं हम। नाज़रीन, आपने इमरान खान की एक छोटी सी कड़न देखी। क्या क्या दावे कर रहा है। अल्लाह, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसे ही तारुल कादरी साहब भी कहा करते थे मुझे लटका दीजिएगा। लटकाइए ना मुझसे। वो जो बेचारे मर गए थे मॉडल टाउन में, अब उनके लवाकीन कहाँ गए? अब उनका किस्सा कहाँ गया? अरे साहब, क्यों नहीं समझते आप? नवाज शरीफ एक लोहार का बेटा है, 100 सुनियार की एक लोहार की, उसने लोहार की मारी है इसको। ये उसके पाए के पॉलिटिशियन नहीं है साहब, जो मर्जी कहें। पाए खा खा के, तली मछली खा खा के, कुश्ती लड़ लड़ के वो शख्स इतना मजबूत हो गया है कि इमरान खान को आंख मार के गिरा दे। अरे इमरान खान छोड़ यार, तू छोकरियां फंसा, जो तेरा काम है, जो सारी जिंदगी प्ले बॉय। जो शख्स अपनी बेटी को अपनी बेटी न कह सका हो, उस आदमी का क्या कैरेक्टर होगा? सिंपल सी चीज थी, कह देता मैंने खामोशी से नकाब पढ़ा लिया था, बेटी पैदा होगी, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। दुनिया इसकी इज्जत करती, दुनिया इसको सलाम करती, और अपनी बेटी को इस्लाम में लेकर आता, उससे उसका हक देता, उसे किसी मुसलमान के साथ ब्याहता। लेकिन ये तो साहब, मैं क्या बोलूँ। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपने इमरान खान की बात सुनी। अब इससे हमारे लिए पार्लियामेंट के ऊपर ही एतजाजुल हसन साहब ने, हालांकि मैं उन्हें लाइक नहीं करता हूं, क्योंकि बेनजीर भुट्टो ने इनके जरिए सिखों की तमाम इंफॉर्मेशन भारत को दे दी थी। सिखों की इंफॉर्मेशन देने से भारत को पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया था। वो जो ज़ियाउल हक ने एक बॉर्डर सिक्योर किया था, पता नहीं बेनजीर को क्या हुआ। हैरत की बात है कि वो बेनजीर भुट्टो अपने बाप के कातलों को न ढूंढ सकी अपने दौरान में, वो उसको अपने बाप को बेगुनाह साबित कर सकी। उसके बाद मुर्तजा अपने भाई को न बेगुनाह साबित कर सकी। फिर जरदारी की हुकूमत आई, 5 साल जरदारी की हुकूमत रही, जरदारी इसको न साबित कर सका, इसलिए कि अगर जरदारी साबित करता तो फिर बेनजीर भुट्टो का बेटा शायद यतीम हो जाता। जरदारी साहब ने सही कहा था अपने बेटे से, बेटा छोड़ दो इसको, अभी तो नाना और माँ गई हैं, कहीं बाप भी न चले जाए और तुम यतीम ना हो जाओ। अक्सर मीडिया में इसकी बातें होती हैं। नाजरीन, आप ज़रा सुनिए यहाँ पर एतजाजुल हसन साहब की बात, और फिर मैं प्रोग्राम वापस आता हूँ और आगे बात करते हैं। मुलाजा फरमाइए। टेक मी टू कोर्ट, आई विल टेक यू टू द क्लीनर। बात करते हैं, अभी भी गालियां दे रहे हैं, अभी भी धमकियां दे रहे हैं आप। ये सीखा है इन्होंने, ये वजीर आजम को भी आंखें दिखा रहे हैं। अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ? मुश्किल है।
آپ آنکھیں کھولیں. آپ اسٹوڈنٹ یونین کے یہ ڈیبیٹس نہیں ہیں. اگر چاہوں اپوزیشن کا ممبر اس ہاؤس میں نہ بیٹھے, میں نکلوں اور میرے ساتھ نہ چلے تو آپ مجھے بات کریں. صرف پگڑی اچھالنا کام ہے آپ کا, اور پھر بات سننے کی برداشت بھی نہیں ہے. آنکھیں دکھاتے ہیں, گھٹیا الزامات, بے بنیاد الزامات. ناظرین, آپ نے اعتزاز الحسن صاحب کی باتوں کو سنا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر قومی اسمبلی کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر کیا کہا. وکیل ہے نا, بہادر آدمی ہے نا, خاموش نہیں رہا. یہ کریکٹر ہے اس کا. اب میں ذرا سا پروگرام کو لے کے آگے بڑھتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کی اصلی جو آج ہم کرنا چاہتے ہیں اس کی بات. یہ چھوٹی چھوٹی کٹنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. چودھری نثار خان صاحب بڑے پائے کا پالیٹیشین ہے. بہت لوگ اس سے خاص طور پہ زرداری ان سے بہت ڈرتا تھا, اور میاں صاحب کو کہتا تھا یار جس کو مرضی لاؤ, اس کو مت لانا. پھٹتی تھی اس کی پتلون اس سے. انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے دل میں چودھری نثار صاحب کے لیے کیا ہے. میں نے پرسنلی جانتا ہوں, ان سے ملا بھی ہوں, بات چیت بھی کی ہے. ایسے ایک عام شہری, ایک عام ووٹر کرتا ہے, کوئی میری ان کی یاری دوستی نہیں ہے, لیکن میں ان کا احترام کرتا ہوں. لیجیے ملاحظہ فرمائیے. کے اندر اس کا جواب دینا چاہتا تھا, کیونکہ میں بالکل واضح کر دوں, میں بار بار پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اور جو میرے پوری پارٹی پچھلے 30 گھنٹوں سے مجھے یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں معاملات کو ڈیفیوز کروں, میں رد عمل کا اظہار نہ کروں, معاملات کو ٹھنڈا کروں. میں ان کو بار بار یہ گزارش کرتا رہا کہ میں نے ساری عمر سیاست عزت کے لیے کی ہے. میری عزت نفس کا معاملہ ہے. اگر میری کوئی عزت نہ ہو سیاست میں تو مجھے سیاست میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھ پہ الزام لگایا گیا تھا اور کھلے عام لگایا گیا تھا. دوسری طرف نہ مجھے اسمبلی میں پارٹی کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے مجھے کہا گیا تھا, ہدایت بھی تھی, ریکویسٹ بھی تھی, درخواست بھی تھی, منت بھی تھی کہ میں نہ بولوں. میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کا قرض رہنے دوں, مگر میں اسمبلی میں نہیں بولا اس شرط کے ساتھ کہ میں پریس کانفرنس کروں گا. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے آج صبح یہ بھی کہا, جب مجھے انہوں نے کہا, میں نے کہا میری ایک ریکویسٹ ہے, میں یا وزارت سے استعفیٰ دیتا ہوں یا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آئندہ 2-3 مہینے اسمبلی نہ آؤں. مجھے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف ہوئی ہے, مجھے ان گالی گلوچ سے کچھ نہیں تکلیف ہوئی. ناظرین, آپ نے یہ چھوٹی سی میری کاوش دیکھی. میں نے آپ کو عمران خان کی کٹنگ دکھائی جو ان کے اپنے الفاظ میں جو انہوں نے کہا. میں نے آپ کو چودھری صاحب کی, اپنا اعتزاز حسن صاحب کی دکھائی. میں نے آپ کو چودھری نثار صاحب کے بارے میں بتایا. اب مجھے بتائیے ان تینوں چاروں چیزوں میں آپ دیکھیں کہ کیا ہے, کون پالیٹیشین اور کون نہیں. میاں صاحب ذرا سوچئے, میں جانتا ہوں کہ سعودی عرب نے آپ کو پناہ دی تھی, لیکن ذرا سوچئے امریکہ پاکستان کے ساتھ کر کیا رہا ہے. دنیا کیا کہتی ہے؟ مصر کو تباہ کر دیا گیا, عراق کو تباہ کر دیا گیا, شام کو تباہ کر دیا گیا, اب یمن کو تباہ کر دیا جا رہا ہے, اور یمن کے ذریعے سعودی عربیہ کو تباہ کرنے کی, اور پھر ابو دھبی, قطر, کویت سب کو تباہ کیا جائے گا باری 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 باری. لیکن ان سب سے زیادہ مضبوط ملک کون ہے؟ ناظرین, سب سے زیادہ مضبوط ملک تو پاکستان ہے. اور ہمارے ساتھ کیا کیا گیا؟ ہمارے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی, دوسروں کی جنگ میں ہم نے پنگا ڈالا. 1,72,000 پاکستان کے فوجی, 1,72,000 آج وزیرستان میں دہشت گردی کی کسی اور کی جنگ کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے. ناظرین, افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی اور کی جنگ کو اپنے گھر میں لے آئے تھے, اور آج ہماری ہیلپ کوئی نہیں کر رہا. کوئی ہمیں پیسے نہیں دے رہا, کوئی ہماری فوجوں کو تنخواہ نہیں دے رہا, کوئی ہمیں اسلحہ نہیں دے رہا, کوئی نہیں کہہ رہا پاکستان تو نے یہ بہت اچھا کیا, پاکستان تو بہت اچھا کر رہا ہے, تو ان دہشت گردوں کو ختم کر رہا ہے. یہ لو $5 بلین, یہ لو $10 بلین, چلو تمہارا قرضہ معاف کیا, چلو اس سال تمہیں قسط نہیں دینی. کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ناظرین, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. پاکستان کے جوان, میرے مرد مجاہد, میری فوج کے سپاہی, اپنی بیٹیوں, اپنی ماؤں کی عزت کے محافظ, وہی لڑ رہے ہیں. 60,000 لوگ ہم نے کسی اور کی جنگ میں مار دیے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ناظرین, اب کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پاکستان کی فوج مانگی سعودی عرب نے, اور کیا مانگا ہے؟ نیوی, آرمی, ایئر فورس, تینوں مانگی ہیں. مجھے ایک بات تو بتائیے, کیا 65 میں ہماری جنگ نہیں ہوئی تھی بھارت کے ساتھ؟
71 में नहीं हुई थी। हमें किसी मुसलमान मुल्क ने या सऊदी अरब ने कोई फौज भेजी थी? नहीं भेजी थी ना। सऊदी अरब का तो आलम आज ये है कि उनके फौज के मुशीर, भारत की फौज के मुशीर आज सऊदीया जा रहे हैं। कैसा भाई है हमारा मुसलमान? क्या मनते क्या ये हमसे फौजें मांग रहा है और हमारे दुश्मन मुल्क के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है? वो मुल्क जो हमारी शारा काट देना चाहता है, वो मुल्क जिसने हमारी बेटियों की कश्मीर में इज्जत लूटी है, वो मुल्क जिसने 300 बच्चे मरवाए पिशावर में। तालिबान को तरबियत कौन देता है? राह देती है। तालिबान को असला कहाँ से आता है? राह में राह से आता है। पाकिस्तान में काला डैम किसने नहीं बनने दिया? राह ने गद्दारों को पैसा दे दे के, सिंधी गद्दारों को इतना पैसा फेंका कि आप सोच नहीं सकते। जनरल मुशर्रफ की सबसे बड़ा फेलियर यह था कि उसने काला बाग डैम नहीं बनाया। उसको चाहिए था कि डंडे के जोर पे काला डैम बाग बनाता। आज भी मैं जनरल रहील साहब से एक इल्तिजा करता हूं, ओ बहादुर माँ के बेटे, पाकिस्तानी फौज के सिपाही, खुदा के लिए अपने मजलूम भाइयों, माओ, बहनों, बुजुर्गों पर रहम की नजर से देख और अपनी फौज की इस वर्दी की ताकत को यूज कर और काला बाग डैम बनवा के जा। शायद आपके बाद रहील साहब कोई न बनाए। ये टेप मैं आपको भेज रहा हूं। मुझे नाज है आपकी बहादुरी पर, जिस तरह से आपने अमेरिका में खुद को हैंडल किया, नाज है। मैं जानता हूं कि नवाज शरीफ एक लोहार का बेटा है और ज़र्ब लोहार के बेटे की लोहारों वाली होगी, लेकिन काला डैम पे तो वो भी ज़र्ब ना लगा सका। मैं ये भी कुछ लोग कहते हैं कि मियाँ साहब को ऐसे बैठा कर रखा है, एक शो अप है, सब कुछ फौज चला रही है। चलाने दीजिए, अगर यही है तो चलाने दीजिए फौज को। बल्कि फौज को कहिए एक सीट ले पार्लियामेंट के अंदर और डंडे के जोर पर इन सबको ठीक करे। ये क्या बदमाशी लगा रखी है इन्होंने? मुल्क का सरमाया बाहर जा रहा है। हैरत की बात है कि बलोच को दुबई से वापस क्यों नहीं लाया जा रहा? लाइए, उससे बयान लीजिए, जैसे आपने हजरत मिर्जा से बयान लिया है मच की जेल में, या जो बयान दिया इसने भी दे दिया। लाइए, इसे गिरफ्तार कीजिए, इनको भी, इन बत्ताखोरों को, इन कातलों को। मुल्क का पैसा $200 बिलियन जिस मुल्क के पास स्विस बैंक में पड़े हो, वो कोई गरीब मुल्क होता है? हमारा कर्जा कितना है नाज़रीन? हमारा कर्जा है 75 बिलियन और हमारे पास तो $200 बिलियन है। तो हम गरीब कहां से हुए? ईरान से दोस्ती कीजिए, ईरान से पंगा मत लीजिए, क्योंकि कोशिश होगी कि अब शिया सुन्नी कार्ड खेला जाए और जबरदस्ती खेला जाएगा। यमन में जो करवाया जा रहा है ये एक गेम प्लान है। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को अपसेट किया जाएगा, उनके लोगों को, और उसके बाद पाकिस्तान में ये वार आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। नाजरीन, हम क्या करेंगे? किस तरह से हम अपने मुल्क को बचाएंगे? सोचिए, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। पाकिस्तान माँ है हमारी, अपनी माँ का तहफ़्फ़ुज़ करना हर बच्चे का काम है। 65 में हमारी किसी ने मदद नहीं की। अब चाहिए क्या? हमें ये चाहिए कि जो पाकिस्तान में कश्मीर है वहां पर हमें इलेक्शन करवा देना चाहिए। क्या आप पाकिस्तान में आ गए, भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के? अगर वो कहें तो भारत के साथ रहना चाहते हो तो उस कश्मीर को हमको पाकिस्तान के अंदर एक रियासत के तौर पर एंटर कर लेना चाहिए। और वो जो ऊपर का हमारा इलाका है स्कर्दू और ये सारे मुख्तलिफ रियासतें बना देनी चाहिए। वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान को रियासत का दर्जा देकर इसको भी रियासत बनाना चाहिए। और हमें मकरान को एक अलग रियासत बना देना चाहिए, बलूचिस्तान से अलग कर देना चाहिए। हैविंग सेड दैट, अब होगा क्या? बड़ा अमेरिका खप डालेगा, भाई आपने तो यूएनओ ने कहा था, हमने ये यूएनओ के तहत कराया, यूएनओ वालों को बुला दीजिए, आपके सामने इलेक्शन होता, भारतीय आप भी आ जाओ। अब आपका ये कश्मीर सेटल हो गया। भारत इस कश्मीर पे हक नहीं मान सकता क्योंकि कश्मीरियों ने उस पर ओके कर दिया, वही जो भारत ने कहा था। सब कुछ कश्मीरी पाकिस्तान में लेते हैं, सारे राइट्स लेते हैं, सब कुछ हमारी मुल्क में जॉब करते हैं, हर चीज करते हैं, तो उनको पाकिस्तानी होने शरीयत दे दीजिए। पाकिस्तान वैसे भी उनके पास पाकिस्तानी के पासपोर्ट है, शरीयत क्या दे दीजिए। हर कश्मीरी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है जब वो पाकिस्तान से बाहर जाता है। मकबूजा कश्मीर में उनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। कोई ये तो नहीं कहता मकबूजा कश्मीर पासपोर्ट। अब उसके बाद आप क्या कीजिए कि कश्मीरियों की एक फौज बनाइए, कश्मीरी नौजवानों की, जो वहां के लोग हैं, 1 लाख 2 लाख फौज उनकी वहां से बनाइए और उनको उनके बॉर्डरों पे मुतय्यन कर दीजिए। सिंध में आप फौज बनाइए जो 1.5-2 लाख फौज जो कि सिंध के बॉर्डर से रन कच्छ के एरिए को उसका तहफ़्फ़ुज़ करे।
پھر آپ کے پاس جو ایریا ہے یہ رحیم یار خان سے لے کے ملتان تک، یہ جو ہمارا وہ سیراکی ایریا ہے، سیراکی فوج بنائیے، 1,00,000-1.5 سیراکی فوج بنائیے. اور اس میں ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں کم سے کم ہندوستان کے پاس 1.3 ملین کی فوج ہے، اور ہمارے پاس 6 لاکھ ہماری فوج ان سے کم ہے. ہماری فوج ان سے ڈبل ہونی چاہیے. ہمارا چھوٹا ملک ہے، بقول ان کے بعد 10,000 میل تک وار کرنے والے ہتھیار ہیں، پھر بھی ان کی دھوتی پڑتی ہے ہم سے، پیچھے سے دھوتی بدھی ہوتی ہے نا، اڑ جاتی ہے. ناظرین، اب کرنا کیا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان میں آغاز کریں پاکستان ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیفنس فنڈ. ایک چیز کھولیں، ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیفنس فنڈ. اس میں 2 طرح سے آپ پیسے اکٹھے کریں. ایک تو لوگ اپنی مرضی سے جو مرضی اس میں ڈال دیں پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے. ایک ہر چیز، ہر آئٹم سیلز پر آپ ₹1 ٹیکس لگا دیں. ₹1 ٹیکس ایوری تھنگ یو بائی، کلودنگ when you buy، یا ریسٹورنٹ میں جب کھائیں، سبزی وبزی نہیں، وہاں نہیں، جو آپ کلودنگ خریدیں یا جب آپ کھانا کھانے جائیں، مووی دیکھنے جائیں، اس طرح کی جو لکشری آئٹم ہیں جو آپ لیں، اس پر آپ 1% ٹیکس لگا دیں، یعنی ₹1 ٹیکس. اب اگر 1 کروڑ لوگوں نے شاپنگ ایک دن میں، یا 10 کروڑ نے کی، تو 10 کروڑ روپے آپ کے پاس آ گئے، $1 ملین. تو اس کو آپ، اور اس کو عوام کو بتائیں کہ کتنا پیسہ آیا، کہاں سے آیا ہے، ہمیں اس کو بتاتے رہیں. پھر نواز شریف نے ایک یوز کیا تھا، قرض اتارو ملک سنوارو. اس کا پتہ نہیں چلا کہاں گیا. ٹیکسیاں چلانے سے اور یہ بسیں چلانے سے اور یہ لیپ ٹاپ دینے سے ملک نہیں چلتے. پاکستان میں ایجوکیشن لائیے، پاکستان ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیفنس فنڈ، ڈیولپمنٹ کے اندر آپ ایجوکیشن کو بھی لائیے. ایجوکیشن کو PhD کروائیے لوگوں کو، اور انٹرنیشنل لیول کی ایجوکیشن لائیے جو باہر بیٹھے آکسفورڈ اور ہارورڈ اور اسٹینسن یونیورسٹی میں لوگ اس کا مقابلہ کر سکیں. اس کے پائے کہ اب پاکستان میں کیا نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے وہاں پر. اللہ کا کرم ہے، بہترین ملک ہے. 4-5 سال میں پاکستان کو کی یہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں ان کو توڑ کے آپ پھینک دیں گے. اپنی مدد آپ کے تحت چلیے. ہر شہری اپنے گھر کے باہر صفائی کرے، اور جو مٹی اڑتی ہے، جو مٹی ہم پر گھاس اگا دے، درخت اگا دے، کچھ کرے. ہر شہری کو چاہیے کہ ایک پودا کہیں لگا دے، کیونکہ جب یہ گرینری ہوگی ہمارے ملک میں، جیسے سنگاپور جائیں کتنا گرین کنٹری ہے، ایسے آپ گرینری لائیں ملک میں. سب علاقوں میں آپ درخت لگا دیں، پھل کے درخت لگا دیں تو اور اچھا سے، پھر بھی پڑا توڑ کے کھا سکتے ہیں. تو ناظرین کچھ کرنا پڑے گا. ناظرین، لاہور میں ایک نہر چلتی ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں شہروں میں، فیصل آباد میں بھی ایک نہر گزرتی ہے شہر سے. ان نہروں کو صفائی کر کے، ان کے کنارے پہ چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ بنا کے، ان کے اندر کشتیاں لگا کر لوگوں کے لیے ایک سیرگاہ بنا دیں. لوگ آئیں گے اپنے بچوں کو لے کے، انجوائے کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے. اس پر بھی آپ ₹1 ٹیکس لگا دیں تو اندازہ لگائیے اربوں روپے پاکستان اس طرح سے اکٹھے کر سکتا ہے. ہمیں کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ کیجئے. عمران خان کی باتیں مانیں گے. آج عمران خان سب کچھ کر آگے پارلیمنٹ میں آ گئے. لوگوں نے عمران گو کے نعرے لگا دیے اور کہا یہ یہاں پر یہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے مولانا فضل الرحمان نے سنا انہوں نے کیا کہا. سمجھے یہ چیزیں بہت ضروری. ناظرین اس کا ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. پھر عمران خان ایسے بڑھ کے بیٹھے رہے. اب کرتے کیا؟ باہر آ کے پھر کہنے لگے یہ پارلیمنٹ، یہ اگر یہ پارلیمنٹ غلط ہے، ناجائز پارلیمنٹ ہے، تو وہاں گھاس چرانے گئے تھے تم؟ کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ حقہ پینے گئے تھے وہاں؟ کرنے کیا گئے تھے تم؟ مجھے تو اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی ہے یار. عجیب سا آدمی ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ CIA کی پے رول پہ ہے. ایک دن یہ بھی پتہ چلے گا یہ CIA کی پے رول پہ تھا. پھر آپ کیا کریں گے؟ صحیح لوگوں کے ہاتھ میں حکمرانی دیجیے. Your vote is a big power. Even if you're American citizen or citizen of any country, your vote is a big power. Elect a right person. In Pakistan, there's election going to be in Karachi. Elect a right person who's right for your community, who's right for your city, who's right for your state, and who's right for your country. Please do that. In Pakistan particularly, this is very important. Elections are coming in Karachi and among other cities. Your vote is a big power. ناظرین اس ووٹ کو استعمال کیجیے. Use your vote rightfully, regardless what your nationality is, where you are, whatever your country, wherever the election is, America, Pakistan, India, France, Germany, your vote is a weapon. Use that weapon right to elect a right person who's right for your community, right for your city, right for your state, right for your country. Think about it.
Don't vote because somebody tell you to vote for this, vote for that, vote for this, vote for that, and you drink a couple of beers or you go in there, eat a couple of steaks or a couple of barbecues, a couple of biryanis. No, no, no. यही करके तो नवाज शरीफ ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। नाज़रीन, कुछ बातें हुई आज, आपको बताना सिर्फ ये चाहता था कि लुब्बे लबाब था कि ये जो जंग हो रही है यमन की और सऊदी अरब की, डरता हूँ कि ये जंग कहीं पाकिस्तान में न लाई जाए कि जब हमारी फ़ौजें वो मांग रहे हैं, हम क्यों फ़ौज दें उनको? क्या किया है सऊदी अरब ने हमारे लिए? कर्जा दे दिया, खैरात में से, ज़कात में से निकाल के खैरात दी है हमें। उन्होंने किया क्या है? क्या पाकिस्तान में प्लांट लगाए हैं? क्या जो जंग हो रही है हमारी इलाका गैर में, जो 1,72,000 हमारे हिफाज़ात फ़ौजी लड़ रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ किया? उनके लिए कोई असला दिया है? क्या पाकिस्तान को अपने F-16 या AWACS दिए हैं कि लड़ाई तुम्हारी हो रही है, तुम्हारा एक जहाज़ तबाह हो गया था बंदरगाह पे, ये लो तुम अपनी बंदरगाह की हिफाजत, कुछ दिया हमें? आज इन शहजादों को अपनी वो बचाने की वो आने की जरूरत पड़ गई तो ये हमसे मदद मांगने चले आए हैं। एक डिस्कस्टेड सियासत है पाकिस्तान के अंदर, मैं हैरान हूँ। आज मैंने ख्वाजा साहब की बातें भी सुनी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ख्वाजा साहब की, लेकिन मैं सोचता हूँ तो करें क्या? मियाँ साहब इत्थे तानू वाकई लोहार दी मारनी पैनी है। तुसीं लोहार दे पुत्तर हो और बड़ा बहादुर प्यो दे पुत्तर हो, तानू ऐसी जरूर लानी पैनी है उत्ते कि एक बारी ये लोग याद रखन, मर्द बनो, पहलवान आदमी हो, इन्हें छड्डो नहीं। इस तरह मैं तुसीं जिहड़ी ठंडी सियासत खेड रहे ते काम नहीं बनना मियाँ साहब, गर्म सियासत खेलो। कल दा मैं की कहन लगा था, मेरे मुँह गलत अल्फाज निकलने लगे सी। इमरान खान आके खरबां दा नुकसान पहुंचा गया पाकिस्तान नू, पागल बना गया लोगों नू। मैं चेंज ला रहा हूँ, मैं ये हाँ चेंज लाया, बुढ़ी लाया अपने वास्ते, और उनको चेंज नहीं आई, बुढ़ी भी उन्हें बड़ी ज़बरदस्त मिली है। चलो तो चल लेसन नचन दे लै लेगा उसको। नाजरीन, मैं चलता हूँ, बहुत बातें हो गई। अगर कोई नाज़ेब बात की हो या मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माज़रत चाहता हूँ। यहाँ ज़रूर कहूँगा कि अगर पाकिस्तान की बदकिस्मती है तो इल्ताफ़ हुसैन का लंदन में बैठना है, जो पैसे लेके पाकिस्तान को तबाह कर रहा है, बत्ते लेके। कौन कौन मुल्क उसे सपोर्ट करते हैं? भारत उसे सपोर्ट करता है, इसराइल उसे सपोर्ट करता है, और ये भत्ते की सियासत है जो उसको यूज़ करके उसका कार्ड खेला जाता है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई जाती है। इमरान खान ने जिस तरह से पाकिस्तान को धरने के नाम पर तबाह किया है, आप सोच भी नहीं सकते। और आज फिर वही आ गया है अपने फेस से भी। जब पाकिस्तान के बच्चे मरे थे 300 बच्चे, उस वक्त तो तुम नहीं आई। आज यमन के नाम पे आके, यमन बड़ा किस्सा था पाकिस्तान के बच्चों से, उस वक्त तो ये पार्लियामेंट में नहीं आया। अब फॉर फेस सेविंग ही केम इन पार्लियामेंट। दिस इज रिडिकुलस। पहचाने अपने दुश्मनों को। अगर कोई बात करनी हो, कुछ मुझे बताना हो, कुछ राय देनी हो, एडवर्टाइज करना हो, वीडियोग्राफी करानी हो, तो मुझे कॉल जरूर कीजिए। जानशाइक 8327410564। नाज़रीन, आप हमें देखते हैं www.vartv.us पर। कई लोग कहते हैं डिश पे आता है। डिश की आपको जरूरत ही क्या है? जो प्रोग्राम आपने क्या $40 बर्बाद कर रहे हैं डिश पर? जो प्रोग्राम आपने डिश पे देखने हैं वही प्रोग्राम आपको फ्री में मिलते हैं। वाह टीवी लगाइए, फ्री में देखिए, कोई पैसा यूज करने की जरूरत नहीं। कटवाइए ये डिश वे डब्बे वब्बे जो है, खत्म कीजिए इनको। वाह टीवी को देखिए www.vahtv.us। कोई पैसा आपका खर्च नहीं होगा, कोई कुछ नहीं खर्च होगा। इंटरनेट पे जाइए, अपने कंप्यूटर के से लीजिए HDMI केबल से आप अपने टीवी में लगा लीजिए और टीवी में बैठ के देखिए। सारे ड्रामे, स्टेज शो, खबरें, हर चीज़ आपको वहाँ मिलती हैं। तो फिर आपको डिश लेने की क्या ज़रूरत है? डब्बा लगाने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत ही नहीं। फिल्म देखनी है तो वो भी मुझे बता दीजिए, हम आपके लिए फिल्में भी चला देंगे, उस बॉक्स में डाल देंगे। जौन सी चाहें फिल्म अपने उसमें आरके में डाल देंगे। जौन सी फिल्म आपने देखनी होगी हमें बता दीजिए कि हम डाल देंगे, आप देख लिया कीजिए। हिंदुस्तान की नहीं, पाकिस्तान की, इंडिया की हम कोई चीज़ नहीं चलाते। इसलिए छोड़िए डिश विश को, कोई ज़रूरत ही नहीं। पैसे बर्बाद कर रहे हैं आप अपने। नाज़रीन, मैं चलता हूँ, लेकिन एक बात चलने से पहले मैं कहता हूँ, आपने मुझे आँखों से देखा, कानों से सुना होगा मुझे, और मेरे अल्फाज को दिल से महसूस भी किया होगा। अब ज़रा दिमाग से सोचिए कि जो मैंने कहा उसमें कहाँ तक सच्चाई थी। फैसला आपने करना है, मैंने नहीं। अपने आप से तो सच बोलिए और देखिए कि पाकिस्तान के लिए क्या सही है और क्या गलत। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं अकेला ही चला था जान बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। आपका मेरे कारवाने में आने में बड़ा शुक्रिया। और फिर कहूँगा, आखिर में तुंदी ये बादे मुखालिफ से ना घबराए उक़ाब,
ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. Forget about the rest. वाटी बी द बेस्ट. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदा हो. पाइंदाबाद. ऐसे ही कह के आए नहीं, हम कसम उठा के आए हैं. जो प्यारी थी हमें जान बहुत, तेरे नाम लिखा के आए हैं. मर जाएंगे तुम तो जिंदा आबाद रहोगे. आजाद रहोगे. आजाद रहो, आबाद रहो, आखिर तक जिंदाबाद रहो. तुमसे आफत आ पूछे तो तुम मेरा नाम बता देना. तेरी हर एक मुश्किल से लड़ना है मेरा काम, बता देना. मर जाएंगे तुम तो जिंदा आबाद रहोगे. वादा अपना तुम आखिर तक आजाद रहोगे. आजाद रहो, आबाद रहो, आखिर तक जिंदाबाद रहो. तेरे दिन में रात में अमन रहे, तुम ख्वाब बुनो हम जागते हैं. जो आए थे जो आए हैं दुश्मन सब